नमस्कार, स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी के पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में। आज है तारीख 8 मार्च, दिन शुक्रवार। मैं हूं मानसी दास। मैं हूं सुमिरनप्रीत कौर। गजा तक मदद पहुंचाने के लिए यूरोपीय कमीशन ने की विशेष कॉरिडोर की घोषणा। अमेरिका बोला सेना बनाएगी अस्थायी बंदरगाह। Europe is financing a major humanitarian aid effort for Palestinians in Gaza and in the region. इस ऐलान के क्या है मायने? इसराइल और बेन्यामिन नेतन्याहू के लिए क्या है संकेत? हवाई मार्ग से भी लगातार वहां पर राहत सामग्री जो है वो पहुंचाई जाती रही है, लेकिन ये माना जा रहा है कि समुद्री रास्ते से जो सामान आएगा वो बड़े पैमाने पे वहां पे पहुंचाया जा सकता है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादातर लोगों तक पहुंच सके। स्वीडन बना नेटो का 32वां सदस्य। इससे क्या बदलेंगे समीकरण? एक के बाद एक नए सदस्य जुड़ रहे हैं और वो नेटो सीधा रूस की सीमा तक पहुंच गया है। मतलब ये कि उससे जो तनाव है वो बढ़ने वाला है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर खास पेशकश, साक्षी मलिक से बातचीत और ईरान की उन महिलाओं की कहानी जिन्हें डीजे बनने के बाद कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आगे बढ़े उससे पहले सुमिरन से सुनते हैं देश दुनिया का हाल। भारत और चीन के बीच विवादित सीमा पर और ज्यादा सैनिक तैनात करने की भारत की योजना की चीन ने आलोचना की है। बीजिंग में एक मीडिया ब्रीफिंग में चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि यह तनाव करने में मदद नहीं करेगा। माओ निंग कह रही हैं, सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए चीन भारतीय पक्ष के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए हमारा मानना है कि भारतीय पक्ष द्वारा उठाए गए ऐसे कदम शांति के लिए अनुकूल नहीं हैं और सीमा पर तनाव कम करने के लिए दोनों पक्ष द्वारा बनी आम सहमति के अनुरूप नहीं है। नाइजीरिया के अधिकारियों का कहना है कि दर्जनों बंदूकधारियों ने उत्तर पश्चिमी शहर कुरीगा में 280 से ज्यादा स्कूली बच्चों का अपहरण कर लिया है। अपहरण किए गए बच्चों की उम्र 8 से 15 साल है। उनके एक शिक्षक का भी अपहरण किया गया है। इस घटना की पुष्टि कर्डूना राज्य के गवर्नर उबा सानी ने की। कुरीगा इसी राज्य का हिस्सा है। रूस में नौकरी देने के बहाने कुछ भारतीयों को यूक्रेन में युद्ध लड़ने के लिए भेजने के मामले में सीबीआई ने एजेंट्स की एक नेटवर्क का पता लगाया है। बीते दिनों भारतीय अंग्रेजी अखबार ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें कहा गया था कि नौकरी का झांसा देकर कुछ भारतीयों को रूस ले जाया गया और फिर उन्हें रूसी सेना में भर्ती करा दिया गया। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भारत सरकार ने रूसी सरकार के समक्ष ये मुद्दा उठाया है। सीबीआई ने एक बयान में बताया कि ये एजेंट सोशल मीडिया के जरिए लोगों को टारगेट करते हैं। ये नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ है और करीब 35 लोग इनके जाल में फंस चुके हैं। इस घटनाक्रम का सबसे पहले तब पता लगा जब इस झांसे में फंसे 2 भारतीयों की युद्ध में मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में गुरुवार को कहा कि अनुच्छेद 370 के रद्द किए जाने की आलोचना करना कोई अपराध नहीं है। अदालत ने महाराष्ट्र के एक प्रोफेसर जावेद अहमद अजाम पर दर्ज मुकदमे को रद्द करते हुए ये बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि पुलिस को भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान द्वारा दी गई अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर संवेदनशील होना चाहिए। भारतीय विदेश मंत्रालय के एक प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को काबुल में तालिबान के विदेश मंत्री से मुलाकात की। नई दिल्ली स्थित भारतीय विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव जेपी सिंह ने उनके नेतृत्व में अफगानिस्तान गए इस प्रतिनिधिमंडल ने तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मोतकी के साथ बैठक की। अधिकारियों ने काबुल में अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजाई से भी मुलाकात की। तालिबान सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल कहर बाल्खी ने बताया कि दोनों देशों के संबंधों को लेकर गहन बातचीत की। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने इस बारे में ट्वीट किया। राजस्थान के कोटा शहर में आज सुबह एक धार्मिक यात्रा के दौरान हाई टेंशन तार से झंडा टकराने की वजह से 15 बच्चों के करंट के चपेट में आने की खबर है। करंट लगने से झुलसे बच्चों को कोटा के अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। और केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर लेखिका सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत करने का ऐलान किया है। यूरोपीय कमीशन की प्रमुख उर्सुला फॉन डेर लेयन ने अब से कुछ देर पहले कहा कि भूमध्य सागर में मौजूद द्वीप देश साइप्रस से होते हुए गजा के लिए मानवीय मैरीटाइम कॉरिडोर बनाया जाएगा, जो जल्द कार्यकारी होगा। साइप्रस मैरीटाइम कॉरिडोर हो सकता है इसी रविवार से शुरू हो जाए।
उन्होंने कहा कि अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात समेत कई और मुल्क इस कॉरिडोर का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने इसे अमाल्त्या इनिशिएटिव कहा। उन्होंने अधिक विस्तार से तो जानकारी नहीं दी, हालांकि कहा इसराइल भी इसमें अहम भूमिका निभाएगा। We are facing a humanitarian catastrophe in Gaza, and this is why Europe is financing a major गजा में हम जो देख रहे हैं वो मानवीय त्रासदी है। इसीलिए यूरोप गजा और आसपास के इलाके में एक बड़ी मानवीय मदद की कोशिश को फंड कर रहा है। इस साल 25 करोड़ यूरो की मदद दी जाएगी। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जमीनी स्तर पर गजा में लोगों तक मदद पहुंचाई जाए। हम जानते हैं कि जमीनी सीमाओं के जरिए मदद पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए हम साइप्रस, यूरोपीय कमीशन, यूएई, अमेरिका और दूसरे कुछ देश गजा में समंदर के रास्ते मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी मानसी, खबर ये है कि गजा में मदद पहुंचाने के लिए अब एक अस्थायी बंदरगाह पर बात हो रही है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बीती रात अपने सालाना स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच में इसराइल, गजा, चीन, अप्रवासन और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर बात की। इस दौरान उन्होंने इसराइल गजा युद्ध पर बात की और उन्होंने सेना को आदेश दिया है कि वो गजा के समुद्र तट के पास एक अस्थायी बंदरगाह तैयार करे। उन्होंने एक बार फिर कहा कि इसराइल को अधिकार है कि वो हमास का खात्मा तो करे, उस उद्देश्य को पूरा करे, लेकिन उसकी जिम्मेदारी ये भी है कि गजा में मासूम लोगों की सुरक्षा भी करे। Humanitarian assistance cannot be a secondary consideration. जो बाइडेन कह रहे हैं, मैं इसराइल के नेतृत्व से कहना चाहता हूं कि लोगों तक मानवीय मदद पहुंचाना ना तो प्राथमिकता में नीचे हो सकता है और ना ही समझौते की शर्त हो सकता है। मासूम जानों की सुरक्षा करना, उन्हें बचाना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। जब हम भविष्य की तरफ देखते हैं तो जो सही समाधान है वही नजर आता है। वो है 2 स्टेट सॉल्यूशन, जिसका आज नहीं तो कल इस तक हमें पहुंचना होगा। जो बाइडेन ने गजा के समुद्र तट के पास एक अस्थायी बंदरगाह निर्माण की बात की, जैसा सुमिरन आपने बताया, और उन्होंने कहा कि इससे ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि गजा तक राहत सामग्री बड़ी मात्रा में पहुंच सके। The United States has been leading international efforts to get more humanitarian assistance to Gaza. Tonight, I'm directing the US military to lead. गजा को दी जा रही अंतर्राष्ट्रीय मानवीय मदद के लिए हो रही कोशिशों का नेतृत्व अमेरिका करता रहा है। आज रात मैं अमेरिकी सेना को आदेश दे रहा हूं कि वो भूमध्य सागर में गजा के तट के पास एक अस्थायी आपातकालीन मिशन बनाने में अहम भूमिका निभाए, जहां खाना, पीने का पानी, दवाएं और अस्थायी शेल्टर यानी टेंट लेकर जहाज पहुंच सकें। कोई भी अमेरिकी जहाज गजा में नहीं उतरेगा। इस अस्थायी बंदरगाह के जरिए गजा में रोज पहुंच रही सामग्री की मात्रा बढ़ाने में मदद मिलेगी। सुमिरन, अब से कुछ देर पहले मैंने यरूशलेम में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र मिश्रा से बात की और उनसे पूछा कि सड़क मार्ग से मदद गजा में पहुंचाई ही जा रही है, फिर समंदर के रास्ते मानवीय कॉरिडोर बनाना ये क्या बताता है? देखिए, जो रोड के रास्ते जो जा रही थी वहां पर राहत सामग्री, उसको पहुंचाने में जो है कई सारी मुश्किलें आ रही थी। वहां पर एक तो जांच को लेकर के, क्योंकि इजराइल उन्हीं ट्रकों को अंदर जाने दे रहा था जिसकी जांच पूरी हो जा रही थी और वो एक एक सामग्री को जांच करने में काफी वक्त लग रहा था। हालांकि इसराइल की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा है कि उनकी ओर से कोई समस्या नहीं है। उन्होंने पूरी कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रक जो है वो वहां पर प्रवेश कर सकें, और वो एक दोषारोपण का दौर चला जब इसराइल ने राष्ट्र संघ की जो एजेंसी है UNRWA, उसके ऊपर इल्जाम लगाया कि वो ठीक से जो है राहत सामग्री लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। वहीं राष्ट्र संघ की एजेंसी जो है वो ये कहती रही कि इसराइल कई तरह के रोड़े जो है वो लगा रहा है और जिसकी वजह से सामग्री ठीक से नहीं पहुंचाई जा पा रही है। जहां तक समुद्री रास्ते से राहत सामग्री पहुंचाने की बात है, तो मैं आपको बताऊं कि नवंबर के महीने में यहाँ इसराइल के तब के विदेश मंत्री एली कोहेन ने कुछ पत्रकारों से एक बैठक की थी जिसमें मैं भी शामिल था, और उसमें उन्होंने कहा था कि साइप्रस से एक समुद्री रास्ते में एक जो है कॉरिडोर बनाया जाएगा जिससे राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी। इसराइल के प्रतिनिधि वहां पर जो भी सामान आएगा उसकी जांच करेंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है। ये बात जो है उस समय किसी कारण से जो है वो तय नहीं हो पाई थी। अब जो है इस पर एक आम सहमति सी बनती हुई नजर आ रही है। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका अपना दबाव बढ़ा रहा है। इसी वजह से अब अमेरिका वहां पर खुद अपने लोगों को तैनात करेगा कि राहत सामग्री पर्याप्त मात्रा में जो है गजा तक लोगों तक पहुंचाया जा सके। लेकिन जब गजा तक लोगों तक पहुंचाने की बात आएगी तो उसमें फिर से इस्राएली सेना की जो है भूमिका तो रहेगी ही, क्योंकि काम इस्राएली सेना के जिम्मे ही आना है।
वो रास्ता जो है वो चूंकि अमेरिका की निगरानी में होगा तो उसमें इजराइल बहुत ज्यादा बाधा नहीं डाल पाएगा। अमेरिकी जो वहां पर उपस्थिति होगी वो ये तय करेगी कि इस्राएली जो वहां पर कार्रवाई हो रही है वो किसी तरह से बाधक ना हो राहत सामग्री को पहुंचाने में। और दूसरी तरफ जो है वहां पर जिन एजेंसियों की मदद से राहत सामग्री को पहुंचाया जाएगा वो एक बहुत बड़ा कोऑर्डिनेशन है जो इस्राएल के हाथ में नहीं है, तो वो भी उसको भी लेकर के कोई एक रास्ता निकालना होगा। आपको ये भी बता दूं कि हवाई मार्ग से भी लगातार वहां पर राहत सामग्री जो है वो पहुंचाई जाती रही है, लेकिन ये माना जा रहा है कि समुद्री रास्ते से जो सामान आएगा वो बड़े पैमाने पे वहां पे पहुंचाया जा सकता है जिससे कि ज्यादा से ज्यादातर लोगों तक पहुंच सके। जो आपने कहा गजा के अंदर वाली जो समस्या है उसका समाधान फिलहाल कुछ नजर नहीं आ रहा। अभी हाल में इसी हफ्ते बेनी गैंट्स ने जो है अमेरिका का दौरा किया था। उन्हें कहा जाता है कि वो नेतन्याहू के विरोधी हैं। आपको लगता है कि ये जो कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है ये एक तरह से नेतन्याहू को भी संदेश देने की कोशिश है कि गजा में जो मानवीय मदद पहुंचाने की बात हो रही है उसको आप अपनी प्राथमिकता में ही रखेंगे? देखें, मेरी समझ से तो चूंकि ये बात पहले से ही चलती आ रही थी और इस्राइल जो है इसके लिए अपनी सहमति भी प्रकट कर चुका था, तो मुझे नहीं लगता कि ये मामला जो है खास करके वो नेतन्याहू के खिलाफ है। मुझे ये लगता है कि अमेरिकी प्रशासन जो है वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है अपने घरेलू ऑडियंस को कि हम इस्राइल पर दबाव लगातार बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि दोनों पक्षों के बीच काफी सारे मतभेद हैं। अमेरिका ने कई सारी पाबंदियां लगाई है और अभी सबसे बड़ी पाबंदी जब आपने बेनी गांट्स का जिक्र किया तो बेनी गांट्स जो कि उन्होंने ये भी कहा जा रहा है कि बगैर नेतन्याहू की इजाजत के वो अभी अमेरिका गए। वहां पर अमेरिका में अमेरिकी प्रशासन के लोगों ने उनसे ये कहा कि अमेरिका इस्राइल पर अपने हथियारों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाएगा अगर रफा में कार्रवाई आगे बढ़ती है। फिलहाल ये बात जो है सिर्फ मीडिया में आई है, अमेरिकी प्रशासन की तरफ से इस तरह की कोई बात नहीं की गई है। एक आखिरी सवाल, नेतन्याहू पर कितना दबाव है बंधकों की रिहाई का? देखिए, बंधकों की रिहाई को लेकर के तो नेतन्याहू पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर लगभग हर हफ्ते जो है शनिवार के दिन यहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं। लगभग हर प्रदर्शन में नेतन्याहू के इस्तीफे की भी मांग की जा रही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि यहाँ पर उनके गठबंधन में जो शामिल पार्टियां हैं उन्होंने एक तरह से उनको चेतावनी दे रखी है कि अगर आपने पूर्ण युद्ध विराम के लिए तैयार होते हैं तो हम अपना समर्थन वापस ले लेंगे। तो ऐसे में नेतन्याहू जो है उनकी सरकार गिर जाएगी। समंदर के रास्ते मानवीय कॉरिडोर गजा तक बनाने की अहमियत विश्लेषण कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र मिश्रा। ये है BBC हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। ये पॉडकास्ट आप जियो सावन, गाना, स्पॉटिफाई पर सुन सकते हैं। BBC हिंदी के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स यानी YouTube, Facebook पर रोज शाम 7:30 बजे सुन सकते हैं। कार्यक्रम में आगे। My first memory of Iran goes back to the tender age of 13. ईरान को लेकर मेरी शुरुआती यादों में वो दिन है जब मैं 13 साल की हुआ करती थी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उस पर खास पेशकश, साक्षी मलिक से बातचीत और ईरान की डीजेस पर एक खास पेशकश। आगे बढ़े सुमिरन, उससे पहले कुछ श्रोताओं की टिप्पणियां पढ़ लेते हैं। जी बिल्कुल, मैं YouTube से शुरुआत करूं तो हमारे साथ अहमद अली हैं जो कह रहे हैं हम बलूचिस्तान से आपका ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। पंकज कुमार हैं जो कह रहे हैं कि महिला दिवस पर उचित सम्मान रखना चाहिए महिलाओं का। विजय दत्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हामिद अहमद हैं जो कह रहे हैं कि मैं BBC 1980 से सुन रहा हूं। और मनोज मिश्रा हैं जो 2024 के भारत की बात कर रहे हैं। राकेश पटेल हैं जो कह रहे हैं कि मैं 1996 से BBC सुन रहा हूं और जब तक मैं BBC सुन नहीं लेता तब तक मैं सो नहीं पाता, ऐसा वो कह रहे हैं। और वो स्कूल में आचार्य हैं और स्टूडेंट भी जो कहते हैं वो सुनना चाहते हैं BBC हिंदी का ये कार्यक्रम। नज़ीर करीमी हैं जो कह रहे हैं कि मैं मेवात हरियाणा से 30 साल से BBC सुन रहा हूं और सुने बगैर नींद नहीं आती। कई श्रोता आज लिख रहे हैं कि कार्यक्रम सुने बिना उन्हें नींद नहीं आती। इस तरह के कई कमेंट्स मैं फेसबुक पर भी देख रही हूं जहां लोग ये बता रहे हैं कि वो कहां से प्रोग्राम सुन रहे हैं। एक कमेंट सबसे पहले पढ़ दूं। सत्यनारायण गुप्ता लिखते हैं कि कोई कॉरिडोर युद्ध से शांति तक पहुंचती है क्या? इसके अलावा कुछ नाम मैं आपको बताती हूँ, जैसे विमल कुमार विरही नेपाल से हमें सुन रहे हैं, अशोक आर भाटिया
झारखंड से श्रीकांत सिंह हमें सुन रहे हैं, गोरखपुर से दीपक सिन्हा, संतोष चंद्रकांत रोहतास बिहार से, कतर से निज़ाम मंसूरी सुन रहे हैं, कुवैत से अली मेमन सुन रहे हैं, कहते हैं 7 दिन प्रोग्राम जो है प्रसारित करें। परमिंदर सिंह संधू हनुमानगढ़ राजस्थान से हमें सुन रहे हैं। जी, एक दो कमेंट्स में और पढ़ लूँ तो गज़ा के बारे में बात कर रहे हैं सोनू साक्षी गुप्ता, जो कह रहे हैं कि वहाँ पर मेडिकल और भोजन जो है वो लोगों तक पहुँचाया जाना चाहिए। मनोहर चमोली हमारे साथ जुड़े हुए। संदीप यादव हैं जो कह रहे हैं कि भारत के विकास में महिलाओं की अहम भूमिका रहती है। कुलदीप सिंह हैं हमारे साथ, और यो भी हैं जो कह रहे हैं कि मैं आपको कहीं से, मुझे लग रहा है सीहोर कोई जगह का नाम है जहाँ से वो लिख रहे हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन पूरी खबर। सुमिरन कार्यक्रम के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं स्वीडन की, जो अब औपचारिक तौर पर पश्चिमी मुल्कों के सैन्य गठबंधन नेटो का सदस्य बन गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बीते कल एक कार्यक्रम में नेटो के 32वें सदस्य के तौर पर स्वीडन का स्वागत किया। उन्होंने कहा, Good things come to those who wait. No better example. इंतजार का फल मीठा होता है, इसका इससे बेहतर कोई उदाहरण नहीं हो सकता। वॉशिंगटन समझौते और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो का 32वां सदस्य बनने पर स्वीडन का स्वागत करना चाहता हूँ। ये स्वीडन के लिए, हमारे सैन्य गठबंधन के लिए और ट्रांस अटलांटिक रिश्तों के लिए ऐतिहासिक घड़ी है। हमारा नेटो सैन्य गठबंधन अब पहले से अधिक मजबूत है और पहले के मुकाबले बड़ा हो गया है। मानसी, उन्होंने ये भी कहा कि स्वीडन को इस बात का एहसास है कि अगर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक पड़ोसी को मानचित्र से हटाना चाहते हैं तो हो सकता है वो उतने पर ना रुके, और अगर उन्हें आगे बढ़ने दिया गया तो इससे गलत संदेश जाएगा। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन जो इस मौके पर अमेरिका पहुंचे, उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इसकी जानकारी दी और कहा कि नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने मुझे जानकारी दी है कि नेटो सदस्यता के हमारे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने कहा, Sverige är idag ett tryggare land än vi var igår. Vi har allierade. आज स्वीडन पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित देश बन गया है। हमारे पास दोस्त हैं, मदद है और हमारे पास पश्चिमी सैन्य संगठन का इंश्योरेंस है, और इससे हमारे हिस्से की धरती हमारे भविष्य की पीढ़ी के लिए अब अधिक सुरक्षित हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दों में शामिल होने की स्वीडन की लंबी परंपरा रही है। नेटो सदस्यता उसी को आगे बढ़ाता है। हम एक छोटा मुल्क हैं, लेकिन हम दुनिया के बारे में बेहतर समझ रखते हैं। नेटो, जिसे वॉशिंगटन ट्रीटी भी कहा जाता है, उसे लेकर चर्चा चल रही है। तो ये बताते चलें कि ये पश्चिमी मुल्कों का सैन्य गठबंधन है जो 4 अप्रैल 1949 में बना था। शुरुआत 12 देशों से हुई थी जो इसके संस्थापक बने। इनमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, लक्समबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे और पुर्तगाल शामिल थे। ये मूल रूप से यूरोपीय देशों का गठबंधन है और भौगोलिक स्थिति के हिसाब से इसमें सदस्य जोड़े जाते रहे हैं। इसका मूल मकसद दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सोवियत संघ के विस्तार को रोकना था, और सिद्धांत ये था कि यदि किसी एक देश पर हमला होता है, यदि किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है, तो बाकी सदस्य देश उसकी मदद के लिए आगे आएंगे। जी, इसके जवाब में 1955 में सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के देशों के साथ मिलकर अपना अलग सैन्य गठबंधन खड़ा किया था, जिसे वॉर्सो पैक्ट नाम दिया गया था। लेकिन बाद में इसमें शामिल कुछ देश थे जो नेटो में शामिल थे, वो इसमें शामिल हो गए। बीते साल फिनलैंड और इस साल स्वीडन के शामिल होने के बाद इसमें कुल 32 सदस्य हो चुके हैं। यानी रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद इसमें 2 सदस्य आए हैं, और हमें मालूम है कि यूक्रेन ने भी नेटो का सदस्य बनने की गुजारिश की है। 2008 में जब उन्होंने इसकी पेशकश की थी, उस वक्त नेटो के सेक्रेटरी जनरल रहे हाब्डे हूप शिकरफर ने इस इशारा किया था कि यूक्रेन को लेकर वो चर्चा कर रहे हैं। On Ukraine and Georgia, I also hope that they will see the results of Bucharest as an inspiration for them to proceed on their Euro. तो वो कह रहे हैं कि आज ये जानना महत्वपूर्ण है कि यूरोप का एक और सदस्य देश है जो रूस की बुराई से अधिक सुरक्षित हो गया है। और अगर हम बात करें कि स्वीडन के नेटो में शामिल होने पर यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने क्या कहा, तो उनकी प्रतिक्रिया सुनते हैं। Сьогодні ж важливо відзначити,
що у Європі ще одна держава стала. स्वीडन के नेटो के शामिल होने की बात से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है वो उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि आज ये जानना हमारे लिए बेहद अहम है कि यूरोप का एक और देश रूस की बुराई से अधिक सुरक्षित हो गया है। नेटो गठबंधन में स्वीडन की सदस्यता की गुजारिश को अंतिम शक्ल दे दी गई है जब एक मुल्क की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है और जब वो देश सभी की सुरक्षा को और मजबूत कर पाता है तो ये सभी के लिए जीत की स्थिति होती है। नेटो के अस्तित्व में आने के बाद से ये नियम हमेशा काम करता रहा है। सुबह ये वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के शब्द थे और अगर हाल की बात देखें तो हम पाते हैं कि यूक्रेन का जो झुकाव है वो पश्चिम की तरफ अधिक रहा है। वो फिलहाल नेटो का एक सहयोगी देश है लेकिन नेटो और यूरोपीय संघ का हिस्सा बनना चाहता है। लेकिन वो एक पूर्व सोवियत रिपब्लिक भी है जो एक तरफ रूस से तो दूसरी तरफ यूरोपीय संघ से सटा है और रणनीतिक तौर पर रूस इसे अपना हिस्सा मानता है। जी बिल्कुल। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कई बार पहले कह चुके हैं कि यूक्रेन वास्तव में रूस का ही हिस्सा है। वो पश्चिमी देशों से ये भरोसा चाहते हैं कि यूक्रेन को भी नेटो का सदस्य ना बनाया जाए और युद्ध का एक यही कारण भी है। लेकिन स्वीडन के नेटो में आने से बहुत कुछ बदलेगा, लेकिन क्या बदलेगा? 2 साल से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर पश्चिमी मुल्कों के कई प्रतिबंध लगाए गए इस उम्मीद के साथ कि रूस की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा और शायद वो कहीं युद्ध ना लड़ पाए। लेकिन रूस कहीं ना कहीं थमता नहीं दिख रहा है। ऐसे में स्वीडन के नेटो में शामिल होने से वहाँ की पूरी जियोपॉलिटिकल राजनीति पर असर पड़ रहा है। और क्या असर पड़ रहा है? कुछ यही सवाल मैंने पूछे थोड़ी देर पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जानकार एवं दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर स्वर्ण सिंह से। और सबसे पहले यही पूछा कि जब स्वीडन नेटो में शामिल हो गया है तो क्या बदलेगा? लगातार जो वृद्धि हुई है नाटो की सदस्यता की उसी का एक हिस्सा है। उम्मीद ये है कि शायद यहाँ पर नहीं रुकेगी, कुछ और देश भी आने वाले समय में इसके साथ जुड़ेंगे। रूस और यूक्रेन के युद्ध के परिप्रेक्ष्य में जब देखा जाता है स्वीडन का जुड़ना मुझे लगता है एक तरह से यूरोप में लगातार बढ़ते हुए तनाव और असंतुलन जो एक तरह से है, अस्थिरता जो है उसकी ओर इशारा करता है। इस तरह से मुझे लगता है कि तनाव जो बढ़ेगा यूरोप में उसका पूरे विश्व पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। आपने रूस यूक्रेन युद्ध की बात की है, तो जब ये युद्ध शुरू हुआ था उसके बाद कई देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए। उम्मीद ये जताई जा रही थी कि इसके बाद रूस शायद इस युद्ध में कमज़ोर पड़ जाएगा, लेकिन रूस फिलहाल तो थमता नहीं दिख रहा है। तो अब जब स्वीडन नेटो में शामिल हो गया है तो वहाँ की जो पूरी जियोपॉलिटिकल राजनीति है उस पर किस तरह का असर देखते हैं आप? मुझे लगता है कि रूस ने, आपको याद होगा, जिस तरह के उद्देश्य लेकर युद्ध को शुरू किया था उन उद्देश्यों से वो बहुत पीछे हट चुका है। उस वक्त वो नेटो 1 इंच और पूर्व की ओर नहीं बढ़ेगा इस तरह की संधि की बात से उसकी शुरुआत हुई थी और कोई एक दूसरा देश उसमें नहीं शामिल होगा। और आज वो केवल अपने जो ईस्ट यूक्रेन में उसने 3 नए छोटे राष्ट्र घोषित किए हैं उनको संभालने में लगा हुआ है और शायद राष्ट्रपति पुतिन अपनी राजनीति को बचाने में लगे हुए हैं। तो एक तरह से लगातार संकुचित हुए हैं उद्देश्य रूस के। नेटो अलायंस की सदस्यता बढ़ने से यदि आप रूस के नजरिए से देखें तो ये चीजों को काबू से बाहर कर सकता है, क्योंकि इतिहास में रूस की सभ्यता को आप देखें, चाहे वो ज़ारिस्ट रशिया हो या सोवियत रूस हो या आज का रशियन फेडरेशन की बात करें, उनकी जो सामरिक सोच है उसमें अपनी सुरक्षा को हमेशा उसने अपनी सीमा के आगे बढ़ाकर बफर बनाने के तरीके से सोचा है। उनका जो सामरिक दर्शन है वो इस तरह से बफर बनाने में विश्वास रखता है, उसी में अपनी सुरक्षा देखता है। और आज नेटो एक के बाद एक नए सदस्य जुड़ रहे हैं और वो नेटो सीधा रूस की सीमा तक पहुंच गया है। मतलब ये कि उससे जो तनाव है वो बढ़ने वाला है। जी, तो हमने देखा है कि पहले फिनलैंड जो है नेटो का हिस्सा बना, फिर हमने देखा स्वीडन अब इस नेटो का हिस्सा है, लेकिन यूक्रेन ने 2022 सितंबर में सदस्यता के लिए आवेदन दिया था। कहाँ पर पेच फंसा हुआ है जहाँ तक यूक्रेन की सदस्यता की बात है? जाहिर है बात कि नेटो के देश थोड़ा सा अंकुश दर्शाते हैं इस बात को लेकर के यूक्रेन को सदस्यता देने से शायद जो तनाव है वो बढ़ सकता है रूस के साथ। पर उसके अलावा देखें, चाहे वो
बात हो इससे पहले फिनलैंड की और अब बात हो रही है स्वीडन की। इस सदस्यता में समय लगता है क्योंकि नेटो जिस तरह से निर्णय लेता है उसमें सभी देशों को एक तरह से सहमति बनानी पड़ती है, कंसेंसस से नया सदस्य जो है वो जुड़ता है नेटो में, तो उसमें समय लगता है। ये एक बात ये है, पर मुझे लगता है कि केवल यही कारण नहीं है। जब यूक्रेन की बात आती है तो जाहिर है कि नेटो सीधा रूस से अभी भिड़ने से बचता हुआ नजर आता है, तो वो भी एक कारण है कि यूक्रेन को भी सदस्यता की भी मुझे लगता है सोच भी नहीं तैयार हो पा रही है नेटो देशों में। तो ये थे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जानकार और दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, जो बता रहे थे कि स्वीडन का नेटो में शामिल होने से क्या क्या असर होगा। बढ़ते हैं कार्यक्रम के तीसरे पड़ाव की तरफ। आज है 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इस मौके पर सुनवाते हैं जानी मानी पहलवान साक्षी मलिक से बातचीत। साक्षी 2016 समर ओलंपिक में 58 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीत चुकी भारत की पहली महिला रेसलर हैं। 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने रजत, 2015 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य और 2022 बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था। भारत सरकार उन्हें पद्मश्री से भी नवाज चुकी है। लेकिन बीते दिनों वो उस वक्त चर्चा में आई जब उन्होंने अपने साथी पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न मामले में अभियुक्त बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ संघर्ष छेड़ा। लेकिन दिसंबर 2023 में जब भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव हुए और बृजभूषण शरण सिंह के समर्थक संजय सिंह नए अध्यक्ष चुने गए, तो साक्षी मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो हमेशा के लिए कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साक्षी मलिक ने ये भी कहा कि उन्होंने मीडिया के सामने अपने जूते भी रखकर वो वहाँ से चली गई। उन्हें कुश्ती छोड़े हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं। उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया, क्यों फैसला लिया, इन तमाम विषयों पर साक्षी मलिक से बात की बीबीसी संवाददाता सर्वप्रिय सांगवान ने। देखो, जब एक आदमी अपना पूरी कोशिश करने के बाद भी रिजल्ट नहीं अच्छा आता है तो मेरे लिए तो ये लास्ट ही था। मेरे को लगभग 20 साल के मैं रेसलिंग कर रही हूँ और रेसलिंग ने मुझे इतना कुछ दिया। मेरा पैशन है, मेरा प्यार है रेसलिंग, और वो त्यागना कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस मैंने सोचा कि शायद इस चीज़ से ही सुनवाई हो जाए कि आज एक ओलंपिक मेडलिस्ट कुश्ती छोड़ रहा है, तो इस सिस्टम को ठीक करो, इसको सुधारो कि आगे आने वाले समय में ऐसी कोई महिलाएं, कोई बेटियां, कोई मेरा रेसलिंग की जो न्यू फ्यूचर गर्ल्स हैं वो ऐसा ना करे। शायद ये एक स्टेप कहीं किसी को क्लिक कर जाए और सिस्टम में सुधार हो जाए। तो लेकिन जब नतीजा आया ये, उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उसको भंग करने के सरकार ने आदेश दे दिए थे, तो वो आपको अपनी जीत की तरह नहीं लगा? थोड़ा सा तो ये लगा था, चलो ठीक है, एक अच्छे स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने, हमने शुक्रिया भी किया और अपील भी किया कि वो ना ही आए तो बेटर रहेगा। उसके बावजूद भी वो आप देख रहे होगे लगातार पैरेलल नेशनल्स करा रहा है। अभी जो ओलंपिक क्वालिफिकेशंस की ट्रायल्स हैं वो भी रख दी सेम डेट पे, 10-11 मार्च को सेम डेट पे उसने वो ट्रायल्स भी रख दी। तो मतलब अभी भी वो यही दिखा रहा है कि मैं ही हूँ, मैं ही रहूँगा और मेरी ही चीज़ मान्य होंगी। तो जब आपने इस पूरे संघर्ष की शुरुआत की थी तब आप कितना कॉन्फिडेंट थी कि आपको न्याय मिल जाएगा? जब शुरू में जब आपने पहली बार अपनी बात रखी आप सभी ने, जनवरी में जो सबसे पहला प्रोटेस्ट था, हमें तो यूँ लग रहा था कि हमने देश का मान बढ़ाया है। बजरंग है, विनेश है, मैं हूँ और भी बहुत सारे ओलंपिक मेडल वर्ल्ड चैंपियन हमारे प्रोटेस्ट में थे। और मुझे लग रहा था कि हम 11 बजे प्रोटेस्ट करेंगे एंड 1-2 घंटे में हमारी बातें सुन ली जाएंगी। लेकिन ये नहीं पता था कि बृजभूषण, हाँ पता था ताकतवर है, बहुत पैसे वाला है, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना ताकतवर है कि साल भर हो गया अभी भी हम लड़ाई लड़ ही रहे हैं। तो अपने संघर्ष के बारे में बात कर रही थी साक्षी मलिक। ये पूरा इंटरव्यू आप बीबीसी हिंदी के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं। अब रुख करते हैं ईरान का और जानते हैं कि उन महिलाओं की कहानी के बारे में जानते हैं जिन्हें ईरान में डीजे बनने के बाद कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ईरान में महिलाओं को ऐसे पेशे में आने की इजाज़त नहीं है। एक महिला डीजे के नज़रिए से कैसा दिखता है आज का ईरान? परमिदा की कहानी सुनते हैं, जो अब ईरान की चुनिंदा कामयाब महिला डीजे में शुमार हैं। उनकी कहानी सुनते हैं दिव्या आर्या की आवाज़ से। The tagline of my label is "Those who don't believe in magic will never find it." That's exactly how मेरे लेबल की टैगलाइन है, जो लोग जादू में भरोसा नहीं करते उनके सामने जादू कभी नहीं होता। By the age of 25, I had a record label, started touring. 25 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही मेरे पास रिकॉर्ड लेबल था। मैंने अंतर्राष्ट्रीय टूर कर लिए थे, अंडरग्राउंड पार्टी में प्ले कर लिया था और दुनिया भर के फेस्टिवल में हिस्सा ले लिया था। My first memory of Iran goes back to the tender age of 13. ईरान को लेकर मेरी शुरुआती यादों में वो दिन है
जब मैं 13 साल की हुआ करती थी। ये ईरान का मेरा पहला दौरा था। मुझे उस वक्त ईरानी पॉप म्यूजिक ने खासा प्रभावित किया। मैंने फारसी डांस भी सीख लिया और मैं हर फारसी पार्टी में नाचने के लिए तैयार रहा करती थी और मुझे इससे प्यार हो गया। All my life people have been telling me, oh, this is not possible. No, you can't do this. Where I was like, okay. सारी उम्र लोग मुझसे कहा करते थे कि ये मुमकिन नहीं है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। और मैं कहा करती थी, जी हाँ, मैं कर सकती हूँ और मैं दिखा दूंगी। अब मैं ऐसे मकाम पर हूँ जब मेरा सम्मान और विश्वसनीयता है, लेकिन ये आसान नहीं था। महिला होने की वजह से आपको एक नहीं 2 बार जज किया जाता है। पहले कि आप कैसी दिखती हैं और दूसरा कि आपका हुनर कैसा है। One of my biggest dreams is being able to go back to Tehran or Iran. मेरे सबसे बड़े सपनों में से एक है तेहरान या ईरान लौट पाना। ये कितना शानदार होगा। मैं वो सब कुछ कर पा रही हूँ जो ईरान में कई सारी महिलाएं नहीं कर सकती। ऐसे में मुझे आप विरोध की जीती जागती मशाल के रूप में देख सकते हैं। मैं एक महिला हूँ, मैं जीना चाहती हूँ, वो भी आज़ादी के साथ। तो दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में आज इतना ही। सोमवार को आपसे फिर मुलाकात होगी। आज स्टूडियो का काम संभाला अजीत सारथी ने। तब तक मुझे और सिमरन प्रीत कौर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।